नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। पत्तों ने रंग बदला और वो गिर गए, वरना पेड़ों को संभालने में कोई दिक्कत न थी। कई बार हमारे जीवन में जो समस्याएं होती हैं, वो एक इशारा होती है इस बात का कि जीवन में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। ठीक उसी प्रकार जब स्वास्थ्य की बात आती है तो कई बार कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो अपने आप में समस्या ना होकर एक संकेत होती है कि हमें कुछ बदलाव की आवश्यकता है। जब आंखों या त्वचा का रंग बदलने लगे, उसमें पीलापन आने लगे, यानी जॉन्डिस या पीलिया के नाम से जिसे हम जानते हैं, तो ये एक संकेत है कि जिगर में कोई समस्या है और इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। टोटल हेल्थ में आज हम बात करेंगे जॉन्डिस की अवस्था के बारे में। ये समस्या क्या होती है, क्यों उत्पन्न होती है और किस प्रकार से इसका प्रबंधन या इलाज होना चाहिए, ये हम जानेंगे विशेषज्ञों से। पीलिया जो बेहद आम समस्या है और बहुत से लोग इससे प्रभावित होते हैं। जब किसी को पीलिया होता है तो तरह तरह के नुस्खे अपनाए जाते हैं उसको ठीक करने के लिए, लेकिन जानकारी की शुरुआत यहाँ से करनी चाहिए कि पीलिया की स्थिति क्या है। क्या पीलिया यानी जॉन्डिस कोई रोग है या किसी रोग का लक्षण, ये समझने की आवश्यकता है, क्योंकि इसी की वजह से शुरुआत होती है बीमारी के ठीक होने की। पीलिया यानी जॉन्डिस क्या है, बीमारी या लक्षण, ये हम समझेंगे विशेषज्ञों से। साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या पीलिया संक्रामक होता है, यानी एक से दूसरे व्यक्ति में खाना खाने से फैल सकता है। क्या पीलिया और हेपेटाइटिस एक ही अवस्था है? बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि पीलिया हो गया या उनको हेपेटाइटिस हो गया है। क्या फर्क होता है पीलिया होने में? क्या हर पीलिया हेपेटाइटिस है? ये विशेषज्ञों से जानेंगे। साथ ही ये भी समझेंगे कि पीलिया का सही प्रबंधन कैसे होना चाहिए। क्या नवजात शिशुओं को भी पीलिया हो सकता है? जब नवजात शिशुओं में पीलिया होता है तो उसका कारण क्या होता है? पीलिया क्या एक मेडिकल इमरजेंसी बन सकती है? ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जिसमें पीलिया होने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है? क्या बिलीरुबिन का अधिक बढ़ना खतरे का संकेत है? किन बातों का आपको ध्यान रखना है? क्या शिशुओं में पीलिया से बहरापन या ब्रेन डैमेज की स्थिति भी कुछ मामलों में उत्पन्न हो सकती है? कौन से वो लक्षण हैं जिन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है? और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्या पीलिया होने पर पीले कपड़े न पहनने से या पीली वस्तुओं का सेवन न करने से, जैसे कहा जाता है हल्दी बंद कर दीजिए, पीले खाद्य पदार्थ मत खाइए, क्या ऐसा करने से कोई लाभ होता है? यानी पीले रंग का पीलिया के साथ क्या कोई डायरेक्ट रिलेशन है, क्या कोई सीधा संबंध है? ये हम जानेंगे विशेषज्ञों से। और साथ ही ये भी समझेंगे कि क्या पीलिया की समस्या से बचाव संभव है। ये तमाम जानकारी होगी टोटल हेल्थ के आज के इस 1 घंटे के डिस्कशन में। जानकारी की शुरुआत करते हैं एक रिपोर्ट से और ये समझ लेते हैं कि जिगर हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और किस तरह से कार्य करता है। पीलिया एक आम समस्या है जो बच्चों से लेकर वयस्कों तक किसी को भी प्रभावित कर सकती है। ये स्थिति रक्त में बिलीरुबिन के बढ़े हुए स्तर के कारण उत्पन्न होती है। ये कोई रोग नहीं बल्कि एक अंतर्निहित रोग प्रक्रिया का स्पष्ट लक्षण है। चयापचय संबंधी विकार या बिलीरुबिन के उत्सर्जन में गड़बड़ी की वजह से पीलिया उत्पन्न होता है। पीलिया होने के कई कारण हो सकते हैं और इसके साथ कई अन्य लक्षण हो सकते हैं। उल्टी आना, भूख न लगना, थकान व कमजोरी, पेट में दर्द, बुखार, कपकपी, त्वचा व आंखों का रंग पीला होना, पेशाब का रंग गहरा पीला हो जाना, ये सभी पीलिया का संकेत हो सकते हैं। पीलिया के दौरान रोगी को पूरी तरह आराम करने और खान पान का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। आमतौर पर इस रोग के साथ विभिन्न लक्षणों के इलाज के लिए दवाएं दी जाती हैं, लेकिन जिगर के समुचित रूप से कार्य करने के लिए स्वस्थ आहार लेना और कुछ सावधानियों का पालन करना आवश्यक है। पीलिया के मूल कारण के अनुसार इसकी जटिलताओं के प्रकार और उनकी गंभीरता अलग होती है। पीलिया आमतौर पर मूल कारण के इलाज होने पर ठीक हो जाता है। जटिलताओं को रोकने के लिए पीलिया का उचित उपचार करना चाहिए। आवश्यक है
कि पीलिया को नजरअंदाज न किया जाए। बच्चे हो या बड़े, पीलिया होने पर एक विशेषज्ञ को दिखाएं और सही उपचार लें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। जॉन्डिस यानी पीलिया जितनी आम समस्या है, उसके प्रबंधन और सही उपचार को लेकर गलत धारणाएं उतनी ही अधिक हैं। किस प्रकार से पीलिया का सही इलाज करना चाहिए, कौन से रेड फ्लैग्स या वार्निंग साइंस होते हैं, ये जानेंगे विशेषज्ञों से और इससे जुड़ी तमाम बातें आपको बताएंगे। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। उनसे आपका परिचय करा दें। आज के डिस्कशन में हमारे साथ हैं डॉक्टर शालीमार, प्रोफेसर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली। His expertise are acute liver failure, chronic liver failure, non-alcoholic fatty liver disease, hepatocellular carcinoma. He is member of Indian Society of Gastroenterology, Indian National Association for the Study of Liver. He has received multiple awards from national and international liver societies. बहुत स्वागत है डॉक्टर शालीमार आपका। आज के डिस्कशन में हमारे साथ हैं डॉक्टर कर्नल एस.के. ठाकुर, सीनियर कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी फ्रॉम सीताराम भरतिया हॉस्पिटल। Expertise, alcoholic liver disease, liver related problems. He has served with Indian Armed Forces for 24 years and as a professor and head of the department gastroenterology at Army Hospital Research and Referral, New Delhi. He has been honored with multiple awards. He has been awarded by the Pune University by gold medal and recently honored with Swasthya Ratna Award, चिकित्सक रत्न by Delhi Medical Association। बहुत स्वागत है डॉक्टर ठाकुर आपका। बच्चों में पीलिया के क्या कारण होते हैं और कैसे उसका प्रबंधन किया जाए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर विनय कुमार मिश्रा, चीफ मेडिकल ऑफिसर एंड एक्सपर्ट, डिवीजन ऑफ पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी from Department of Pediatrics, Atal Bihari Vajpayee Institute of Medical Sciences and Dr. Ram Manohar Lohia Hospital. He has over 24 years of experience and his expertise are diarrheal diseases, chronic liver disease, feeding related problems and much more. बहुत स्वागत है डॉक्टर विनय कुमार मिश्रा का। जॉन्डिस यानी पीलिया की समस्या बहुत ही आम है और कई कारणों से उत्पन्न हो सकती है। कारण क्या है, इलाज क्या है, कौन से लक्षण हैं जिनको आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, ये तमाम बातें विशेषज्ञ आपको बताएंगे। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे इन दो नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। 011 दिल्ली का STD कोड है जो आपको लगाना है। नंबर है 23097648 एंड 23097671। आप अपने प्रश्न ईमेल भी कर सकते हैं ddnews@gmail.com पर। तो आइए जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझ लेते हैं कि पीलिया की अवस्था दरअसल है क्या और क्यों उत्पन्न होती है। सबसे पहले डॉक्टर शालीमार आपसे समझना चाहेंगे, देश के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो पीलिया की समस्या कितनी आम है और इस मौसम में यानी जब बरसातें चलती हैं तो पीलिया के मामले अधिक क्यों बढ़ जाते हैं? अगर हम पीलिया की बात करें, जो कि जैसे आपने अभी दिखाया कि आँखों का पीला होना, और अगर इस संदर्भ में हम बात करें कि हमारे देश में जो कॉमन कॉजेज़ हैं उसमें होते हैं, कॉमन कॉजेज़ में हम बात करें तो हैं वायरल हेपेटाइटिस। एक तरीके के ये वायरसेस होते हैं जो कि लिवर में जाकर के नुकसान करते हैं। नुकसान माने अमूमन भाषा में हम बात करेंगे लिवर में सूजन करना, जिसको कि हम हेपेटाइटिस के नाम से, एक इंग्लिश वर्ड के नाम से जाना जाता है जी। तो ये जो हेपेटाइटिस वायरसेस हैं ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, जैसे कि A, B, C, D और E के नाम से इनका नाम जाना जाता है और ये लिवर में नुकसान करते हैं। इसके अलावा पीलिया होने के बहुत सारे और कारण भी हैं, जैसे कि अल्कोहल का सेवन करना, कुछ तरीके की दवाइयाँ लेना, और इसके अलावा और चीज़ें होती हैं जो कि शरीर में, अगर लिवर के जो काम कर रहा है, लिवर का काम होता है कि शरीर से गंदी चीज़ें बाहर निकालना। अगर मैं आपको थोड़ा सा सिंपल भाषा में बताऊं तो हमारा शरीर एक तरीके की फैक्ट्री है जी, जिसमें कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें बन रही हैं और बहुत सारी ख़राब चीज़ें भी बन रही हैं। फैक्ट्री में यही होता है। और अगर आपको फैक्ट्री को अच्छा रखना है तो सिंपल सी चीज़ है कि आप अच्छी चीज़ें बनाएं और ख़राब चीज़ें शरीर से, फैक्ट्री से बाहर निकालिए, नहीं तो फैक्ट्री आपकी ख़राब हो जाएगी। तो लिवर का काम यही होता है कि शरीर से गंदी चीज़ें निकालना। अगर हम बात करें तो शरीर में हमारे जो खून के सेल्स होते हैं, जिसको कि हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, उनका काम होता है खून में जो ऑक्सीजन होता है वो शरीर में हर ऑर्गन में लेके जाना। जब वो टूटते हैं तो उससे एक पदार्थ बनता है जिसे हम हीम, सिंपल भाषा में बोले हम जिसे जानते हैं हीमोग्लोबिन, जो कि ये बताता है कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन या खून की कितनी मात्रा है। तो
जब ये टूटते हैं रेड सेल्स तो उससे ये हीम बनता है, और लिवर का सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है ये हीम को शरीर से बिलिरुबिन में कन्वर्ट करके पीत के द्वारा मल में या पेशाब में बाहर निकालना। अब अगर लिवर काम नहीं करेगा या शरीर में ये सेल्स ज़्यादा टूटेंगे या पीत बनने के जो रास्ते में कुछ रुकावट आ जाएगी, इससे ये बिलिरुबिन बढ़ जाता है, और जिसको कि हम अमूमन भाषा में बढ़ते हैं LFTs में देखते हैं बिलिरुबिन बढ़ गया और आंख पीली हो गई या पेशाब पीला हो गया। तो ये कारण है हमारा पीलिया होने का। जी, और इसीलिए जब किसी को पीलिया होता है तो बहुत सी ऐसे उपचार किए जाते हैं जिससे न सिर्फ रोगी की स्थिति बिगड़ जाती है बल्कि जो समस्या है वो बढ़ जाती है और विशेषज्ञों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। फिलहाल एक कॉल हमारे पास ईमेल काफ़ी सारे आने शुरू हो गए हैं। सुजाता जी का एक ईमेल है कर्नल ठाकुर, वो ये पूछ रही है कि क्या हेपेटाइटिस अगर किसी को है तो उस हर व्यक्ति को पीलिया अवश्य होगा या दोनों एक ही अवस्थाएं हैं? क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, जैसे इंट्रोडक्शन में कहा गया कि अगर किसी को पीलिया है तो उसके कारण तो बहुत हैं, बट द कॉमनेस्ट कॉज, जो सबसे कॉमन या आम कारण है कि लिवर में इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो वो हेपेटाइटिस है उनको। मगर हेपेटाइटिस जो है द कॉमनेस्ट कॉज जो है वो है वायरल हेपेटाइटिस, और अलग अलग तरीके के वायरसेस होते हैं जो हमारे जिस्म में अलग तरीके से जाते हैं। हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई का एंट्री मेथड इज सिमिलर। बी और सी जो एंटर करती हैं हमारे बॉडी में, एक्सेस लेती हैं, वो अलग है। बट हाँ, जब किसी को जॉन्डिस होता है, पीलिया होता है, तो हेपेटाइटिस सबसे ज़्यादा कॉमन कारण है और इस पे गौर करना चाहिए। इसके लिए उनको अपने फिजिशियन पे जाना चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होने चाहिए। मोस्ट लाइकली हेपेटाइटिस ही निकलेगा, मगर जैसे हम आगे बात करेंगे और कारण भी हैं पीलिया के, मेडिकल के अलावा सर्जिकल जॉन्डिस है, वो अलग होता है। मगर इन्वेस्टिगेशन में वायरल हेपेटाइटिस को सबसे पहले कंसिडर करना चाहिए और उसको सबसे पहले रूल आउट करना चाहिए। जी, तो वायरल हेपेटाइटिस के अलावा कई अन्य कारण भी हो सकते हैं, वो क्या हैं वो भी विशेषज्ञों से जानेंगे। उससे पहले बच्चों की बात कर लेते हैं। डॉक्टर वीके मिश्रा, बहुत ही आम समस्या है, शिशुओं में तो बहुत सारे जो नवजात शिशु हैं उनमें पीलिया देखा जाता है। उस समय पेरेंट्स को समझ ही नहीं आता है कि करना क्या है। कुछ लोगों को लगता है खुद ही चला जाएगा तो ध्यान न दें। क्या बच्चों में जो पीलिया होता है उसके कारण और प्रभाव वयस्कों से अलग होता है? जी बिल्कुल, कुछ बच्चों में फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होती है, फिजियोलॉजिकल पीलिया होता है। जैसे जन्म लेते हैं बच्चे और दूसरे तीसरे दिन के बाद पीलिया अगर शुरू हो तो ज़्यादा संभावना है कि वो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है। उसका ये कारण है कि बच्चों की लीवर बड़ों के मुकाबले कम विकसित होती है। दूसरा, बच्चों में जो आरबीसी है नॉर्मली 120 दिनों में टूटते हैं, बड़ों में, बच्चों में थोड़े जल्दी 90 दिनों में टूटने लगते हैं। तो आरबीसी का लोड लीवर पे बढ़ता है, लीवर अवयस्क होता है, उतना लोड संभाल नहीं सकता। तो एक फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हो सकती है बच्चों में, जो कि समय पे पैदा हुए बच्चों में 50% से भी ज़्यादा में, और कमज़ोर बच्चे या समय से पहले बच्चे पैदा हुए उनमें 85% तक में ये हो सकता है। तो इसमें मुख्य बात यह है कि इनडायरेक्ट बिलिरुबिन ज़्यादातर बढ़ती है, तो इसको हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं। लेकिन अगर ये जॉन्डिस 14 दिनों से ज़्यादा जारी रह रही है, या अगर ये डायरेक्ट टाइप की बिलिरुबिन है, एक जांचने का तरीका है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो अगर डायरेक्ट टाइप की बिलिरुबिन है 14 दिनों से ज़्यादा रह रही है, या बच्चे में उल्टी, भूख कम लगना, सुस्त पड़ना, या नीला पड़ रहा, या दौरे जैसी स्थिति आ रही है, कुछ इस तरह के लक्षण मिल रहे हैं, तो हमें उन्हें तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उनकी संपूर्ण जांच करानी चाहिए जी। ये संभावना है कि ये पैथोलॉजिकल जॉन्डिस हो। राइट। इसके अलावा कई अन्य तरह की समस्याएं भी बच्चों में होती हैं जो जॉन्डिस या पीलिया के संकेत के रूप में दर्शा सकती है। वो क्या है उस पर भी होगी बात। डॉक्टर ठाकुर, आपने कहा कि वायरल हेपेटाइटिस यानी वायरस के अलावा कई अन्य कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति को पीलिया का संकेत या लक्षण आ सकता है, ये समस्या हो सकती है। बहुत सारे लोग अल्कोहल कंजम्पशन काफ़ी करते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जिगर में वसा एकत्रित है या उनको फैटी लिवर है। क्या इन दोनों कंडीशंस में भी जॉन्डिस का लक्षण आ सकता है?
देखिए, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा, फैटी लिवर आजकल एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो रही है। एंड इसकी एक आगे प्रॉब्लम ये है कि ये जो कंडीशन है ये सिम्टम्स नहीं देती। इन अदर वर्ड्स, ये है एक एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन। तो पेशेंट को पता नहीं होता कि मेरे को फैटी लिवर है। और ये बहुत ज़रूरी है जानना कि जब आप पेशेंट को इन्वेस्टिगेट करें, डायग्नोज करें, ट्रीट करें और उसको बोलें कि आपको फैटी लिवर है और आपको ये दवाई लेनी है, सबसे पहला जवाब ये आता है कि बट मेरे को तो कोई तकलीफ है नहीं, मैं क्यों दवाइयाँ लूँ। तो ये हमें उनको समझाना है कि हर चीज़ इज़ नॉट ट्रीटमेंट, कई चीज़ें प्रिवेंशन भी होती हैं। फैटी लिवर इज़ अ साइलेंट किलर। ये सिम्टम्स तब देगा जब लिवर उस तिथि में पहुंच चुका है कि लिवर लाइलाज हो चुका है। तो फैटी लिवर के दो मेजर कारण होते हैं, अल्कोहल रिलेटेड एंड नॉन अल्कोहल रिलेटेड। अब जैसे आपने कहा कि बहुत लोग अल्कोहल लेते हैं, जितने लोग अल्कोहल लेते हैं उससे ज़्यादा लोग डिनाई करते हैं कि हम अल्कोहल लेते हैं। और इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। कोई आके आपको नहीं बोलेगा अल्कोहल लेता है, बिकॉज अल्कोहल लेना कोई हार्म नहीं है, मगर क्वांटिटी, फ्रीक्वेंसी, डे टाइम ड्रिंकिंग वेरी हार्मफुल। सो एक तो हो गया अल्कोहल रिलेटेड फैटी लिवर। बट अब जो पिकअप कर रहा है इन ए पॉपुलेशन जहां लेडीज ज़्यादा हैं, नॉन अल्कोहल ग्रुप ज़्यादा है, उसमें 3 कंडीशन बहुत ज़रूरी हैं। और हर डॉक्टर, हर फिजिशियन, हर हमारा कुलीग जो पेशेंट देखता है, इन 3 स्थिति में हर वक्त सोचता है कि मैं फैटी लिवर इन्वेस्टिगेट करूं, ट्रीट करूं और उसकी प्रोग्रेशन को प्रिवेंट करूं। तो ये 3 कंडीशंस हैं। वेट, ओबेसिटी, ओवरवेट सबसे बड़ा कारण है फैटी लिवर का। डायबिटीज दूसरा बहुत बड़ा कारण है। और तीसरा हाइपरलिपिडीमिया, जिनका ब्लड लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड एंड बैड कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज हाई हैं। और आप ये माने कि हमें क्लिनिकल प्रैक्टिस में इतने पेशेंट्स रोज आ रहे हैं जिनके पास तीनों रिस्क फैक्टर्स हैं, ओबीज, डायबिटिक एंड लिपिड प्रोफाइल हाई। सो ऐसे केस में अगर फिजिशियन प्रीएम्प्ट ना करे, इन्वेस्टिगेट ना करे, तो ये एक अन्याय है पेशेंट के लिए। उसको इन्वेस्टिगेट करिए, उसको फुल नॉलेज दीजिए कि ये जो कंडीशन है आपकी, इट इज़ ए स्लोली प्रोग्रेसिव डिजीज, प्लीज अटेंड टू दीज पैरामीटर्स। कौन से? आपका वजन, आपकी डायबिटीज। आजकल हमारे डायबिटीज के जो कुलीग्स हैं, दे हैव बिकम वेरी अपडेटेड। और हर केस डायबिटीज का जिसमें कोई भी रिस्क फैक्टर लगता है, वेट या लिपिड प्रोफाइल, वो अपने गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट कुलीग को बहुत करेक्टली, बहुत राइटली एंड बहुत सिंसियरली भेजते हैं। इसीलिए आवश्यक है कि अगर कोई संकेत है या समस्या उत्पन्न हो रही है तो उसका कारण जानना चाहिए, क्योंकि जब सही कारण, मूल कारण पता चलता है तो उसका समाधान करना सरल भी हो जाता है और समाधान कैसे होगा वो रास्ता भी वहीं से मिलता है। डॉक्टर शालीमार, क्या आपको लगता है जो लोगों की जानकारी है पीलिया को लेकर और उसके प्रबंधन को लेकर, क्योंकि जब भी किसी से बात होती है बहुत सारे लोग हैं और उनमें से सभी को ये लगता है कि पीलिया में क्या करना है वो हम सबको मालूम है, पीले कपड़े नहीं पहनने, पीली चीज़ें नहीं खानी है और उबला हुआ खाना खाइए और सब ठीक हो जाएगा। कितनी बड़ी चुनौती बनता है, सही समय पर आप जैसे विशेषज्ञ पेशेंट तक नहीं पहुंचते और उसके बाद इलाज का जो रास्ता है वो जटिल होता जाता है। आई थिंक आपने जो अभी बताया वो एक बहुत ही एक कॉमन चीज़ होती है। जो भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उनका यही कहना होता है कि हमें जब पीलिया शुरू हुआ, एक तो हमने खाना पीना बंद कर दिया। ये एक बहुत ही एक कॉमन चीज़ देखी जाती है कि अब जैसे हमने बात की थी कि शरीर एक फैक्ट्री है जहाँ पे आपको नई चीज़ें बन रही हैं शरीर के अंदर। यहाँ पे पीलिया की जब हमने बात की तो लिवर में इन्फ्लामेशन है, सूजन है, लिवर में इंजरी चल रही है। अगर किसी भी चीज़ को आपको नया बनाना है, सिंपल चीज़ मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। अगर पेड़ का एक कोई टहनी कट जाती है, क्या आप उसको पानी देना और उसको जो चीज़ें करना है वो क्या बंद कर देते हैं? उससे करने से तो और पेड़ सूख के गिर जाएगा। तो सेम चीज़ हम शरीर की भी बात करें, अगर शरीर में कुछ चीज़ काम नहीं कर रही है और शरीर को आप अगर खाना नहीं देंगे
तो शरीर में वो नया ऑर्गन नहीं बनेगा। कॉमन धारणा जो लोगों के बीच में है, क्योंकि अभी लिवर में सूजन है, लिवर में नुकसान चल रहा है, आप अगर खाना खाएंगे तो लिवर पे और जोर पड़ेगा और लिवर का काम करना और तकलीफ और मुश्किल होगा, तो इसलिए लोग खाना खाना बंद कर देते हैं। ये धारणा से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आपको कोई भी बीमारी है, आपको खाना अच्छे से ही खाना है। कुछ बीमारियों में हम कुछ बोलते हैं कुछ चीज़ें कम खानी चाहिए या ज़्यादा खानी चाहिए, लेकिन पीलिया में मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि कुछ भी हो, आपको खाना बिल्कुल भी नहीं रोकना है। दूसरी एक कॉमन धारणा है कि हम आलू खाना ज़्यादा शुरू कर देते हैं, पीली चीज़ें बंद कर देते हैं। आपको नॉर्मल खाना खाना है, घर पे जो खाना बन रहा है वही खाना है, आपको कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है। और एक कॉमन धारणा है कि जब पीलिया हो जाता है तो गन्ने का जूस दिया जाता है और ये गन्ना जो है वो बाहर से लेके आता है। अभी हमने सुना कि ये जो हेपेटाइटिस वायरसेस हैं वो गंदा पानी और गंदा खाने से हो रहे हैं। हमें ध्यान रखना है कि ये गंदी चीज़ें जहाँ से भी हमें ये इन्फेक्शन के वायरसेस मिल रहे हैं उसको प्रिवेंट करना है। सो मेरा जो एडवाइस होगा वो है कि आप घर में जो बन रहा है सब कुछ खाइए। बाहर से आप कुछ भी लें तो ये ध्यान रखिए कि वो कैसे पानी में बना है, कैसे खाना है, कितना साफ़ है, उस पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी एक कॉमन चीज़ आती है कि दवाइयाँ। हमेशा ये लिया जाता है कि कुछ दवाई ले आइए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो लिवर में नुकसान करती हैं, ये अननेसेसरी दवाइयों का लेना। सो अननेसेसरी जो हम कॉमन चीज़ें होती हैं कि कुछ हो गया, हम गए केमिस्ट के पास या किसी ने कोई रिश्तेदार आए या कोई पड़ोसी आया, उन्होंने बोला ये दवाई ले लीजिए, मैंने भी लिया था। आपको जो भी कुछ दवाइयाँ अगर लेनी है तो डॉक्टर से सलाह करने के बाद ही दवाइयाँ लीजिए। तो ये सिंपल चीज़ें आप अगर ध्यान रखेंगे तो इससे आप बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हैं। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन महत्वपूर्ण कारण बन सकती हैं आपके जिगर को बचाने का और पीलिया से बचाव करने का। इसलिए सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, हाइजीन या साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना है और यहाँ वहाँ से कोई भी नुस्खे अपनाने के लिए अपना डॉक्टर खुद नहीं बनना है। डॉक्टर मिश्रा, किस तरह से बताना चाहेंगे बच्चों में जब पीलिया होता है, बिलीरुबिन का लेवल कितना है तो अलार्मिंग देखें, कितने समय तक, क्योंकि नवजात शिशुओं में बहुत कॉमन होता है, कितने दिन तक इंतज़ार किया जाए? लक्षणों की आपने बात की थी, उसके अलावा बिलीरुबिन का लेवल कितना इम्पॉर्टेंट हो जाता है और यदि इसका ट्रीटमेंट सही समय पर नहीं होता, डिलेड ट्रीटमेंट हो, उससे जटिलताएं क्या हो सकती हैं? जैसा कि अभी सर ने बात किया कि बड़ों में पीलिया के बारे में, तो बच्चों में पीलिया में थोड़ी अलग तरह की स्थिति है। बच्चों में पीलिया के लक्षण ज़्यादातर सीरम बिलीरुबिन लेवल जब 5 के आसपास पहुंचता है, 5 मिलीग्राम पर DL, तब आते हैं। बच्चों में 2.5 के आसपास आ जाता है। तो एक बच्चों में ये है कि पीलिया के लक्षण जो शरीर पे दिखते हैं वो सीरम बिलीरुबिन लेवल 5 पे पहुँचते हैं जी। और दूसरा ये है कि हमें यहाँ पे ये फिर देखना है कि ये डायरेक्ट टाइप बिलीरुबिन है या इनडायरेक्ट टाइप है। इनडायरेक्ट टाइप है तो हम थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं, ज़्यादा चिंता ना करें। लेकिन इसमें सीरम बिलीरुबिन लेवल बढ़ रहा, 14 तक पहुँच गया, 15 तक पहुँच गया, 4-5 दिन हो चुके हैं, तो हम इनमें एक फ़ोटोथेरापी की एक व्यवस्था है, उसके थ्रू पीलिया का इलाज कर सकते हैं। तो फोटोथेरापी में मुख्यतः ये होता है कि जो सीरम बिलीरुबिन जो टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है, उसको हम नॉन टॉक्सिक या कम नुकसान वाले पदार्थ में बदल देते हैं। जैसे लुमिरुबिन, ये फोटोथेरापी के थ्रू किया जाता है। ये नीली हरी रोशनी होती है जो 460 से 490 नैनो माइक्रोन के रेंज में होती है करीब उनकी रोशनी, और बच्चे को फोटोथेरापी यूनिट में रख के इलाज करना होता है। करीब 20 सेंटीमीटर की दूरी से फोटोथेरापी दी जाती है। रोशनी से जो जॉन्डिस का जो बिलीरुबिन है वो कम नुकसानदायक लुमिरुबिन में बदल जाएगा और वो शरीर में बिना लीवर के इस्तेमाल किए हुए लैट्रिन के रास्ते या किडनी के रास्ते बाहर निकल जाता है। डॉक्टर मिश्रा, ये जो आप फोटोथेरेपी की बात कर रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता है कि बच्चा अगर है जिसको पीलिया है और बिलीरुबिन के लेवल्स हाई है तो अगर उसको धूप में ही लेटा दिया जाए तो उसके बराबर ही इफेक्ट होगा जैसे फोटोथेरेपी हॉस्पिटल में दी जाएगी। क्या ये भी काम करता है? हालांकि ये सुपरवाइज्ड एक जो डॉक्टर है उसके सुपरविजन में बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसा करते हैं। ज़्यादा बेहतर हो कि एक बार डॉक्टर को दिखा के एक शुरुआती जांच करा ले, और डॉक्टर कई बार बोलते हैं कि बहुत हल्की पीलिया है जो स्वतः ठीक हो जाएगी, तो उसके लिए हम ज़्यादातर सलाह देते हैं कि सुबह और शाम की जो हल्की रोशनी होती है उसमें आँख और पेशाब और जेनाइटल को ढक करके
सुबह शाम की हल्की रोशनी दिखाई जाए धूप की, तो उससे भी लक्षण में सुधार आ जाता है। वो भी एक नेचुरल फोटोथेरेपी का काम करता है। लेकिन अगर दिक्कत बढ़ रही है, जैसे पहले मैंने बताया कि भूख कम लग रहा, उल्टी हो रही है, बच्चा सुस्त दिख रहा, नीला पड़ रहा, फीड नहीं ले पा रहा, या दौरे की संभावना लग रही है, तो आप तुरंत डॉक्टर को सलाह लें। तो फिर हम फोटोथेरेपी यूनिट में रख के उनका इलाज करेंगे। लेकिन अगर ये पीलिया बहुत ज़्यादा बढ़ रहा फिर भी, तो हमें उसके लिए फिर हो सकता है आगे एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन भी करना पड़े, क्योंकि ये पीलिया जब ज़्यादा बढ़ेगा तो ये हमारे दिमाग पे भी असर कर सकता है और आगे जाके उसमें कनेक्टरस की भी समस्या आ सकती है, तो बच्चा ज़िंदगी भर के लिए भी पंगु बन सकता है। तो मेरा मेन कहना है कि समय रहते पीलिया का इलाज करा लेने से वो समस्या ही ना आए कि आगे ज़्यादा नुकसान कर जाए। जी, तो कोई जीवन में कोई समस्या हो, बीमारी हो या फिर सामान्य जीवन के कार्य करने की बात, समय का विशेष महत्व है। सही समय पर लिए गए सही निर्णय ही आपके जीवन को परिवर्तित करते हैं। टोटल हेल्थ में आज हम बात कर रहे हैं जॉन्डिस यानी पीलिया के बारे में, और फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो जानेंगे विशेषज्ञों से क्या है इसका सही प्रबंधन और कैसे किया जा सकता है पीलिया से बचाव। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। पता है, कल जो है मेरे घर पर NSO के अधिकारी आए थे। मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये NSO क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। MDH की देगी मिर्च। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। पीलिया यानी जॉन्डिस क्या समस्या है और क्या है इसका सही इलाज, इस विषय में आज हम बात कर रहे हैं। एक कॉलर हैं हमारे साथ उत्तराखंड से फोन लाइन पर, बलवंत जी हैं, स्वागत आपका, पूछिए सवाल। मैम नमस्कार। जी नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं बलवंत जी? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या पीलिया और टाइफाइड में कोई रिलेशन है क्या? पीलिया और टाइफाइड? जी मैम, यस जी। डॉक्टर शालीमार, क्या पीलिया और टाइफाइड में कोई रिलेशन है? पीलिया और टाइफाइड दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बहुत ही कभी अगर सीवियर टाइफाइड कुछ हो जाए तो उसमें पीलिया के लक्षण भी आ सकते हैं, बट ये दोनों ही एक अलग अलग बीमारियां हैं। पीलिया में हम बात कर रहे हैं कि आपकी आंखें पीली हो रही हैं, टाइफाइड में हम बात कर रहे हैं कि आपको बुखार, पेट में दर्द होना, दस्त लगना, कॉन्स्टिपेशन होना, इस तरीके के लक्षण आते हैं। तो दोनों के लक्षणों में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। जी डॉक्टर ठाकुर, एक ईमेल है वीके दुबे जी का ईमेल है, वो ये कह रहे हैं कि यदि जॉन्डिस फैटी लिवर या कोलेस्ट्रॉल में गड़बड़ी की वजह से होता है तो क्या इन पैरामीटर्स को पहले ठीक किया जाएगा तभी जॉन्डिस से रिकवर हो सकता है व्यक्ति? देखिए, जॉन्डिस होता इसीलिए है कि पेशेंट को फैटी लिवर है। तो जब भी हम इस सिचुएशन में हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ है पहले तो ये एनालाइज करना कि इनका जॉन्डिस किन कारणों से है। फैटी लिवर से है, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड से है, तो ये तो अंडरस्टैंडेबल है कि सबसे पहला स्टेप जड़ से ऊपर जाना है। आप उनकी लिपिड प्रोफाइल ठीक करेंगे, दैट इज़ कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड, बाय वेट रिडक्शन, फिजिकल एक्टिविटी,
दवाइयों से उससे फैटी लिवर पे बेनिफिशियल इफ़ेक्ट आएगा। एंड डेफिनेटली फैटी लिवर जो है ये हम सबको ज़रूरी है जानना कि ये एक 100% रिवर्सिबल कंडीशन है। कोई ये ना सोचे कि जी फैटी लिवर हो गया तो अब बीमारी हो गई, अब हमें सिरोसिस हो जाएगा, अब तो लाइफ लिमिटेड है। नॉट एट ऑल। फैटी लिवर रिवर्सिबल कंडीशन है, तभी हम पेशेंट्स पे ज़्यादा टाइम और ज़्यादा एफर्ट देते हैं कि जो चीज़ ट्रीट हो सकती है उसको एफर्ट ज़्यादा करना चाहिए। तो ये जो पैरामीटर्स हैं, वेट है, कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज़ है, उस पर आप ध्यान दें, फैटी लिवर बिल्कुल ठीक होगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि पेशेंट को रीअश्योर करना है कि आपको फैटी लिवर हो गया, इसका ये मतलब नहीं है कि अब आप यू विल प्रोग्रेस। आके हमसे पेशेंट्स फाइल सामने रख के कहते हैं सर फैटी लिवर है, चलते वक्त पूछते हैं सर मेरा लाइफ स्पैन कितना है। तो आई सेड आपको थोड़ा सा मेरे को समझाना है कि लाइफ स्पैन पे नहीं फ़र्क पड़ेगा, आपको मेहनत करनी है, आप ठीक हो जाएंगे। सो इट इज़ रिवर्सिबल, इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर। जी डॉक्टर मिश्रा, बच्चों की अगर बात करते हैं, बच्चों में अगर एक से ज़्यादा बार पीलिया होता है मान लीजिए, तो क्या उनकी जो ग्रोथ है वो भी अफेक्टेड होगी, और किस तरफ माता पिता को सोचना चाहिए? क्योंकि बहुत से ऐसे कारण, जिसमें हमने वायरल हेपेटाइटिस की बात की थी, और आजकल का जो मौसम है उसमें जो सीवेज वाटर है कभी कभी पाइपलाइंस के साथ मिल जाता है, तो पानी वाली जो समस्या है कि दूषित जल है, दूषित भोजन है, इस तरह के कारण भी काफ़ी जिम्मेदार होते हैं। अगर बार बार बच्चे को ये समस्या हो रही है या एक से ज़्यादा बार होती है, तो क्या ध्यान रखने की आवश्यकता होगी? मुख्य बात यह है कि जैसे अभी चर्चा हुई कि लीवर जो हमारा एक फैक्ट्री में जो गंदगी वाले प्रोडक्ट है वो बाहर करता है, तो अगर बार बार पीलिया हो किसी कारण से तो बच्चों के ग्रोथ पे असर डाल सकता है, क्योंकि लीवर के थ्रू बहुत सारे फैट सॉल्युबल विटामिन वगैरह मेटाबोलाइज होते हैं। एक दूसरा लीवर का ग्रोथ में भी बहुत रोल है। तो एक स्थिति आती है जिसमें क्रोनिक लीवर डिजीज़ भी हम लेवल करते हैं। तो उस स्थिति में एक पहचान भी है, जैसा कि पहले भी बात हुई कि हमेशा कोई ज़रूरी नहीं है कि पीलिया लेके ही आए। लीवर डिजीज़ है, क्रोनिक जब जा रही है तो धीरे धीरे लीवर की जो क्षमता काम करने की कम हो रही है, तो कई इनडायरेक्ट तरीके हैं जिससे कि हम पता करते हैं कि बच्चे को क्रोनिक लीवर डिजीज़ हो रहा। उसमें ग्रोथ का रुकना भी है कि विकास नहीं हो रहा, बच्चा कमज़ोर सा दिख रहा, वज़न कम है, खा नहीं रहा। तो ये सारी समस्याएं एक तरह के लक्षण भी हो सकते हैं लीवर डिजीज़ के, हमेशा नहीं लेकिन कभी कभी। दूसरा हेपेटाइटिस ए और ई, ये खाने और पानी की गड़बड़ी से होती है। तो हेपेटाइटिस ए यूजुअली बार बार नहीं होता है, लेकिन हेपेटाइटिस ई की समस्या आ सकती है। तो हम लोग सलाह देते हैं कि अगर घर में हो तो साफ़ सफाई से खिलाओ। बाहर की चीज़ें, आजकल जंक फूड का विशेष देख रहे होगे आप, ज़माना आ गया कि बच्चे और पेरेंट्स भी चाहते हैं कि फटाफट ले आओ खा लो, तो इससे बचना है। घर में जो भी साफ़ सफाई से बने, ताज़ा खाना बने, उसको खाएं। और बरसात के मौसम में खासकर जैसा कि आपने बताया कि सीवर लाइन और पानी की लाइन में कभी कभी क्रॉस कनेक्शन भी हो जाता है, तो पानी की क्वालिटी गिर जाती है। तो इसमें सबसे सुरक्षित उपाय यही है कि पानी को हम उबाल लें अच्छे से। तो जो वायरस वाले जो कीटाणु वायरस जो है जो पीलिया कराते हैं वो उससे समाप्त हो जाते हैं। तो खाना और पानी, दो चीज़ों का विशेष ध्यान रखना। अगर ये सुरक्षित है तो पीलिया होने की संभावना कम है, कॉमन तरीके के जो पीलिया है। राइट। एक और कॉलर है हमारे साथ, मनोज जी हैं फोन लाइन पर, महाराष्ट्र से कॉल कर रहे हैं। मनोज जी, स्वागत आपका, पूछिए सवाल। मैडम, जो नवजात शिशु में जो हेपेटाइटिस होता है, जो तुरंत होने के बाद में, डिलीवरी होने के बाद में होता है, तो इसका माँ के ब्लड ग्रुप से और बच्चे के ब्लड ग्रुप से क्या संबंध होता है जिसमें वो होता है हेपेटाइटिस? जी डॉक्टर मिश्रा, जो जन्म के तुरंत बाद हेपेटाइटिस एक तरह की पीलिया है जिसमें RH एंड ABO इनकॉम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। इसके लक्षण यूजुअली जन्म के 24 घंटे के भीतर आ जाते हैं। उसमें बच्चा पीलिया लेके आता है, लेकिन इनडायरेक्ट बिलिरुबिन ये होता है। तो इसमें क्या होता है कि RH और ABO दो ब्लड के ग्रुपिंग एंड टाइपिंग है। तो अगर माँ अगर RH नेगेटिव है और बच्चा RH पॉजिटिव पल रहा माँ के पेट में, तो एक माँ में एंटीबॉडी बनती है जो बच्चे के RBC को डैमेज करती है, तो वो RBC टूटता है। और जैसा कि अभी हमने चर्चा किया कि RBC का जल्दी जल्दी टूटना भी एक पीलिया का कारण है, क्योंकि उससे बिलिरुबिन बनता है जो लीवर उस लोड को संभाल नहीं सकता, उसको कंजुगेट नहीं कर पाता, तो ये जल्दी जल्दी टूटता है। तो एक तो ये है। दूसरा ABO इनकॉम्पैटिबिलिटी होती है कि माँ O ग्रुप की है और बच्चा
फादर के थ्रू उसको ए या बी या ए बी ग्रुप मिल रहा, तो इसमें भी आरबीसी टूटते हैं सेम तरीका की, थोड़े एंटीबॉडी बनेंगे लेकिन ये थोड़े हल्के होते हैं, तो ये ज़्यादातर ये अपने से भी क्लियर कर जाते हैं। लेकिन अगर RH इनकॉम्पेटिबिलिटी है, माँ RH नेगेटिव है, तो गायनी के ऑप्स के स्पेशलिस्ट लोग सलाह देते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान 28 वीक पे एक एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन लगता है वो लगवाए, और जन्म के बाद फिर एक डोज रिपीट कर सकते हैं, तो उससे मदर सेंसिटाइज नहीं होगी और बच्चे में वो क्रॉस रिएक्शन एंटीबॉडी एंटीजन का नहीं होगा। तो ये तो एक बचाव का तरीका है। और उसके बाद जैसा कि हमने चर्चा किया कि अगर पीलिया बढ़ रही है तो हम फोटोथेरापी करके उसको आराम दिला सकते हैं। जी डॉक्टर शालीमार, इसी बात को आगे बढ़ा लेते हैं, जो रोग की पहचान की बात है। क्या जब हम जॉन्डिस कहते हैं, जब तक व्यक्ति की आईज में या स्किन में येलोइश जो शेड है नहीं आया है, क्या उस स्थिति में भी जॉन्डिस को पहले से डायग्नोज किया जा सकता है? और मान लीजिए किसी को जॉन्डिस स्पष्ट नज़र आ रहा है कि स्किन भी पीली है, आँखों का रंग पीला हो गया, या जो पेशाब है उसका रंग गहरा हो रहा है, क्या उस स्थिति में भी डायग्नोसिस के लिए टेस्ट या इन्वेस्टिगेशंस की आवश्यकता होगी? मैं थोड़ा सा एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि एक होता है जब हम हेपेटाइटिस की बात कर रहे हैं, हेपेटाइटिस हम बोल रहे हैं कि लिवर में सूजन है जी। तो सूजन के जो अब हम जो इन्वेस्टिगेट करते हैं, जैसे कि आप बात कर रहे हैं, उसमें हम लिवर फंक्शन टेस्ट करते हैं, इसमें कि लिवर के एंजाइम्स बढ़ जाते हैं। तो ये जो बिलिरुबिन का बढ़ना है ये एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस स्टेज में होता है, जबकि आपको एक्यूट सिम्टम्स हैं तभी आपको ये पीलिया आता है। और जब ये सिम्टम्स जब क्रॉनिक होते हैं, जैसे कि क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस हो गया, किसी भी चीज़ की वजह से क्रॉनिक हेपेटाइटिस चल रहा है, उस समय में आँखों का पीलापन नहीं आता है। तो एक ये थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि हम जो आँखों के पीलापन से बोल रहे हैं वो सिर्फ एक एक्यूट स्टेज है। आपके लिवर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो पीलिया से नहीं आएंगी, लेकिन जो लिवर के टेस्ट बाकी किए जाते हैं, जिसको कि हम लिवर फंक्शन टेस्ट कहते हैं, उसमें ये चीज़ पहले पकड़ी जा सकती है। तो आपने ये बताया ना कि हम सिर्फ अगर पीलिया पे वेट करेंगे तो पीलिया तो सिर्फ एक एक्यूट लक्षण है, लेकिन जो लिवर के एंजाइम्स हैं वो बढ़े हुए होंगे और वो हमें ये सजेस्ट करते हैं कि लिवर में कुछ ना कुछ तकलीफ चल रही है और उसकी आगे जांचें की जाएं और कारण ढूंढने की कोशिश की जाए, क्योंकि अगर हमें कारण मिल जाएगा तो हम आगे उसका इलाज कर सकते हैं और उससे होने वाली जो लिवर में प्रॉब्लम्स होंगी उससे बचा जा सकता है। जी, और ये वो स्थिति है कि जब विशेषज्ञ को और उस व्यक्ति को, यानी जो पेशेंट है, उसे पता चल जाता है कि समस्या है, तो जटिलताएं न बढ़ें, इस बात को भी संभव बनाया जा सकता है। इसलिए प्रोएक्टिव बनना है और इसीलिए विशेषज्ञ कहते हैं कि रेगुलर यानी नियमित रूप से आपको अपनी कुछ जांच करवा लेनी चाहिए, जिसमें LFT भी शामिल होता है। डॉक्टर ठाकुर, अगर बात करें उन कॉजेज़ की जो मेडिकल कॉज नहीं है, दूसरे और क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति में जॉन्डिस उत्पन्न हो जाए? सर्जिकल कॉजेज़ की आप बात कर रहे थे। हेपेटाइटिस को अलग रखते हुए जॉन्डिस के कारणों को हम डिवाइड करते हैं मेडिकल जॉन्डिस एंड सर्जिकल जॉन्डिस में। मेडिकल जॉन्डिस वो कंडीशंस हैं जिसमें मेडिकल रीजन से जॉन्डिस होता है। अल्कोहल की बात हो गई, उसको हटा लेते हैं। अब आते हैं और मेडिकल नॉन अल्कोहल कंडीशन। सबसे पहले हैं कुछ दवाइयाँ। इंडिया में ट्यूबरकुलोसिस की ट्रीटमेंट बहुत आम है और हम जब भी टीबी का इलाज शुरू करते हैं, हम पेशेंट को लिख के देते हैं कि आप 15-20 दिन या 30 दिन बाद जमाएं, एक लिवर फंक्शन टेस्ट करा के आएँ। तो वो पूछता है कि मेरे लिवर में तो तकलीफ़ नहीं है, आप क्यों करा रहे हैं ये? तो फिर हम बताते हैं कि ये जो 1, 2 या 3 दवाइयाँ उन 4 में से हैं वो आपके लिवर को हार्म कर सकती हैं। हम उसको प्रिवेंट भी करेंगे, अर्ली डायग्नोज भी करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो उसको हटा भी देंगे। सो मेडिकेशन। और भी कई कंडीशंस हैं जो आर्थराइटिस में यूज़ होती हैं, लॉन्ग टर्म यूज़ होती हैं, ईयर्स के लिए यूज़ होती हैं, तो ये ज़रूरी है। तो जब भी पेशेंट जॉन्डिस का आता है हम पूछते हैं कि आप कौन कौन सी दवाइयाँ हैं हमारे सामने लिख दीजिए, और अगर नहीं तो अगली बार अपनी मेडिकल किट लेके आइए। फर्स्ट तो ये है। दूसरा एक है ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, मतलब कुछ ऐसी कंडीशन जैसे हमारे बॉडी में ऑटो इम्यून कंडीशन है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो ये कंडीशंस जैसे जॉइंट्स को इन्वॉल्व करती है, बिना किसी कारण लिवर को कर सकती है, उसको हम कहते हैं AIH, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। इतने केसेस हमारे पास एडल्ट्स के आ रहे हैं जॉन्डिस के, सारे हेपेटाइटिस टेस्ट नेगेटिव, दवाइयाँ हैं नहीं। फिर
आप इन्वेस्टिगेट करते हैं मेडिकेशन के लिए कि भाई कौन सी मेडिकेशन है एंड कोई अदर कंडीशंस नहीं है। एक बार ये हो गई तो फिर आप इन्वेस्टिगेट करेंगे कि कहीं मैं सर्जिकल जॉन्डिस से तो नहीं डील कर रहा। उसके लिए एक बहुत साधारण टेस्ट है जो हम सब केस में करा लेते हैं, अल्ट्रासाउंड ऑफ द लिवर। अगर शक पड़े तो एक MRI ऑफ द लिवर भी है, MRCP। ये टेस्ट आपको क्लियरली बता देगा कि ये केस मेडिकल जॉन्डिस है या सर्जिकल है। अब सर्जिकल में आते हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन्स, मेलिग्नेंसी, गॉल ब्लैडर का कैंसर, पैंक्रियाज का कैंसर, लिवर का कैंसर, इनको हम आम डिस्कशंस में जॉन्डिस में नहीं डिस्कस करते, बट एज फिजिशियंस हम ये ध्यान रखते हैं। पीछे एक मिडिल एजेड आदमी आ गया जॉन्डिस, आप उसको बोल दें वायरल हेपेटाइटिस से दवाइयाँ शुरू कर दें, आप अपना भी और पेशेंट का भी नुकसान कर सकते हैं, डिले इन डायग्नोसिस। तो मिडिल एज आदमी के या लेडी के केस में हम हर वक्त एक अल्ट्रासाउंड, शक आया MRCP, बिकॉज इलाज लंबा है, आप कोई ट्रीटेबल सर्जिकल कंडीशन ना मिस करें, इसलिए प्रॉपर नॉन इन्वेजिव इन्वेस्टिगेशन बिगिनिंग में करा लें। जी डॉक्टर शालीमार, एक सवाल आया है, हम जो बात कर रहे हैं मेडिकेशन की वजह से जॉन्डिस हो सकता है। शिवम जी का सवाल है, वो ये कह रहे हैं कि किसी भी रोग को ट्रीट करने के लिए हम दवा लेते हैं तो उससे लिवर कैसे प्रभावित हो सकता है, इसको थोड़ा सा विस्तार से बता दीजिए। ये जो दवाइयाँ होती हैं, ये जैसे कि अभी हमने सुना TB की दवाइयाँ हो गई, कुछ एंटीबायोटिक्स हो गए, कुछ दौरों के लिए जो दवाइयाँ हैं, तो लिवर का काम मैंने आपको बताया, शरीर एक फैक्ट्री है, अच्छी चीज़ें बनाता है, गंदी चीज़ें शरीर से निकालता है। हम अगर कुछ भी खाते हैं वो शरीर में एक तरीके से, जैसे कोई दवाई खा ली आपने जैसे बताया, तो शरीर में वो दवाई जाएगी, लिवर का काम है उसको जो मेटाबोलाइज करना, मतलब उसको शरीर के अंदर में एक तरीके से, अगर सिंपल भाषा में तो डाइजेस्ट करके जो दवाई अपना काम करेगी, लेकिन उसके एंड प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। फैक्ट्री का काम है कि प्रोसेस करके जो ख़राब चीज़ें बन रही हैं उसको शरीर से निकालना। अब जो दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ कुछ स्ट्रॉन्ग भी होती हैं जो कि नुकसान कर सकती हैं, उसकी टॉक्सिसिटी होती है। तो ये जो इनके जो दवाइयों से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं जो मेटाबॉलिज्म पे, वो शरीर के सेल्स को नुकसान करते हैं। ये जो नुकसान है ये लिवर के अंदर होता है, लिवर के सेल्स पे नुकसान होता है, और इस कारण की वजह से आपको लिवर के एंजाइम्स बढ़ सकते हैं और आपको पीलिया भी बन सकता है, और कई बार ये बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन भी हो जाती है। तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, ये जो दवाइयाँ खुद से लेने का जो तरीका है उस पर थोड़ा सा मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूँगा कि बिना डॉक्टर के कहे खुद से दवाइयाँ बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। सिंपल दवाई भी आपके लिवर में नुकसान कर सकती है। जी डॉक्टर मिश्रा, छोटे बच्चों में पीलिया की बात करें, अगर पीलिया बच्चे को होता है तो उसके लिए ट्रीटमेंट क्या रहेगा, बच्चे को आहार देना है या नहीं? बहुत से पेरेंट्स को लगता है कि जितना आप जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको जितना रेस्ट करने देंगे शायद उससे रिकवरी बेहतर हो जाएगी, और बहुत सारे लोग लिवर टॉनिक्स भी देना शुरू कर देते हैं। क्या कहना चाहेंगे, कितना सहायक हो सकता है? एक मिथ्या है कि खाना या दूध नहीं देना, जैसा कि पहले भी बात हुआ कि खाना बहुत ज़रूरी है, लीवर को भी अपने सर्वाइवल के लिए उसको फूड चाहिए और ग्रोथ के लिए ब्लड सर्कुलेशन वगैरह भी हो, तो खाना हम कभी बंद करने की सलाह नहीं देते। कुछ कुछ स्पेशल कंडीशंस होती है जिसमें हम खाने का तरीका या उसमें क्या लेना है वो थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। और तीसरा ये है कि खाने के साथ जैसे जब बीमारी लंबी चल रही है तो कुछ फैट सोल्यूबल विटामिन्स भी होते हैं जैसे A, D, A, K, उन्हें भी हमें ऐड करना, सप्लीमेंट करना है। बाकी यूजुअली विटामिन की जो ज़रूरत होती है नॉर्मल बच्चों में उसकी दुगनी मात्रा में हमें विटामिन देनी होती है, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सब भी कुछ जोड़ने होते हैं, और ये उनको लीवर के भी रिकवरी में हेल्प करता है। दूसरी बात रही लीवर टॉनिक्स की, तो इस पर थोड़ा ये है कि अपने से कुछ भी इलाज ना करें। मैं तो यही सलाह दूंगा कि डॉक्टर की सलाह ले। लिवर टॉनिक जो है ये शब्द बड़ा वेग सा है, कुछ लोग विटामिन को ही लिवर टॉनिक समझते हैं, कुछ और टॉनिक्स के नाम पे न जाने क्या क्या कितनी चीज़ें होंगी, तो मुझे नहीं पता। मैं चाहूँगा कि टॉनिक भी दे तो डॉक्टर की सलाह से दे। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें ना हो, जैसे कभी कभी स्टेरॉइड वगैरह भी कुछ मिला दिया जाए तो शायद फ़ायदे की जगह नुकसान भी कर सकती है चीज़। तो
डॉक्टर से सलाह लेके दे जो भी देना। चाहे दवा हो या टॉनिक, आपको विशेषज्ञ से जानना है कि आपके बच्चे के लिए क्या ठीक है, कितनी मात्रा में देना है, कितने समय के लिए देना है, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां न सिर्फ समस्या को बढ़ाती हैं बल्कि उनसे होने वाले दुष्प्रभावों की संख्या और गंभीरता भी कई गुना बढ़ा देती है। फिलहाल उत्तराखंड से सुंदर जी हैं फोन लाइन पर हमारे साथ। स्वागत आपका, पूछिए सवाल। जी सादर नमस्कार। नमस्कार। मैं सुंदर सिंह अन्ना पिथौरागढ़ से जी। सर मेरा सवाल ये है कि एक मरीज को यदि हेपेटाइटिस और पीलिया दोनों बीमारियां एक साथ डायग्नोस हो गई है डॉक्टर द्वारा, तो पहले किसको क्योर किया जाए, हेपेटाइटिस को या पीलिया को? जी डॉक्टर शालीमार। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, हमें थोड़ी चीज़ क्लियर रखना चाहिए। हेपेटाइटिस माने लिवर के अंदर सूजन हो रही है। जब ये सूजन हुई उसका एक लक्षण है पीलिया होना। तो ये दोनों बहुत अलग चीज़ें नहीं हैं। एक्यूट स्टेजेस में आपको जब आंखें पीली हो जाती हैं हम उसको जॉन्डिस बोलते हैं। वो जॉन्डिस आपके लिवर में जो भी नुकसान हो रहा है, दैट मीन्स जो हेपेटाइटिस हो रहा है उसकी वजह से जॉन्डिस हुआ है। तो आपका जो सवाल है, आपको दोनों ही चीज़ें एक साथ ही ट्रीट करनी है जो हम ट्रीट कर रहे हैं। इनमें दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। एक्यूट स्टेज में आपको जॉन्डिस आता है। अगर बीमारी जैसे कि इन्फ्लेमेशन, हेपेटाइटिस लंबे समय तक चल रहा है तो आपको पीलिया नहीं आएगा। वो सिर्फ ब्लड टेस्ट में, आपके लिवर टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी जो कि डॉक्टर आपको बता सकते हैं कि उसके लिए आगे क्या टेस्ट करने चाहिए। दोनों एसेंशली सेम चीज़ें हैं। जी डॉक्टर ठाकुर, एक रिकवरी टाइम को लेकर सवाल था शोभना का कि कितना समय लगता है ठीक होने में और क्या इस दौरान व्यक्ति को कंप्लीट बेड रेस्ट करनी चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत एक प्रैक्टिकल सवाल है, बिकॉज आजकल ज़माने में जो हमारे बच्चे हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या लोग नौकरी में हैं, जब किसी को जॉन्डिस या पीलिया होता है तो ये एक प्रोलॉन्ग्ड जा सकता है। 2 हफ्ते से 8 हफ्ते, हमने 12 हफ्ते तक जॉन्डिस देखा है। तो अब इसमें क्या करेंगे? एक बच्चे को स्कूल से डिप्राइव करेंगे, एजुकेशन से करेंगे? तो जो प्रिंसिपल हमारा मेडिकल प्रैक्टिस का बड़ा क्लियर है, जॉन्डिस में जो सबसे पहला फेज होता है जिसको एक्यूट फेज कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा तकलीफ देता है पेशेंट को। भूख ना लगना, फीवर, बॉडी एक्स, उल्टियाँ, खाना नहीं खा पा रहा, उस वक़्त आप प्लीज़ बच्चे को घर पे रखें। अब रही रेस्ट, बेड रेस्ट है। मेरे पास 2 तरीके के पेशेंट आते हैं। एक आती है, माँ कहती है जी बच्चे को बिस्तर में रख दिया, टॉयलेट जा सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं करता, अलाउ नहीं है। दूसरा है, ही इज़ फीलिंग वेल, वो अपना जिम जाके कर रहा है, उसकी मदर कह रही है भाई तुम जिम क्यों जा रहे हो? सो इसमें हमारे को जो हम एडवाइस देते हैं पेशेंट को ये है कि उतनी फिजिकल एक्टिविटी सेंसिबली करें जो कि योर बॉडी अलाउज। ये किताबों में नहीं लिखा कि इतना फिजिकल करना है, इतना नहीं करना, बेड में लेटना है, नहीं लेटना। तबीयत खराब है, कमज़ोर है, बेड में रेस्ट करिए। यू आर फीलिंग बेटर, आप नॉर्मल काम करिए। अब रही बात काम पे जाने की, ये सवाल रोज़ खड़ा होता है। सो हम कहते हैं जब जॉन्डिस एक बार स्टेबल हो गया है, अगर बहुत हाई नहीं है, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, तो आप धीरे धीरे मेडिकली हम लिखते हैं ग्रेजुअल रिटर्न टू नॉर्मल एक्टिविटी। क्या आप ग्रेजुअली, भाई बच्चा स्कूल में है, 12वीं क्लास में है, आप उसको 3 महीने बोलें घर से मत निकल, वो तो बहुत डैमेजिंग हो जाएगा। सो स्कूल जाए, वापस आए, बाकी कोई एक्टिविटी नहीं करनी। सो लिमिटेड फिजिकल एक्टिविटी, बिकॉज मैंने जैसे कहा जॉन्डिस का रिकवरी टाइम 7 दिन से 3 महीने भी हो सकता है। तो हमको ये एडजस्ट करना है। बेड रेस्ट मैंडेटरी नहीं है, बॉडी की रिक्वायरमेंट पे। तो आप देखिए कि किस तरह से और कितना आपकी बॉडी अलाउ कर सकती है आपको उस दौरान। अगर बेहतर आप फील कर रहे हैं तो काम कर सकते हैं और स्ट्रेनियस एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, यानी बहुत अधिक थकाना नहीं है, क्योंकि एनर्जी लेवल्स थोड़े से कम होते हैं, उस बात का ध्यान रखना है। और विशेषज्ञ से नियमित संपर्क में रहना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी जटिलताएँ हैं जिनको तब पूछ लिया जाए, यानी सही जानकारी हो तो उनको होने से रोका जा सकता है गंभीरता बढ़ने से पहले ही। आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं जॉन्डिस के बारे में। कुछ और जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए टोटल हेल्थ। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2,500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। जॉन्डिस यानी पीलिया की अवस्था क्या होती है, क्यों होती है और कैसे इसे ठीक किया जाता है, ये हम जान रहे हैं विशेषज्ञों से। विशेषज्ञों का खास पैनल हमारे साथ डॉक्टर विनय कुमार मिश्रा, डॉक्टर कर्नल SK ठाकुर, डॉक्टर शालीमार। कुछ और जानकारी लेते हैं विशेषज्ञों से रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से। छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर मिश्रा आपसे, क्या न्यूनेटल यानी नवजात शिशुओं में जो जॉन्डिस होता है वो हर मामले में माँ से बच्चे में आता है यानी इनहेरिटेड होता है? नहीं। डॉक्टर ठाकुर, क्या हर पीलापन जो त्वचा पर होता है वो पीलिया ही है? नहीं, कुछ और कारण भी होते हैं। क्या कंटामिनेटेड यानी दूषित भोजन और खाद्य पदार्थों का सेवन ही जॉन्डिस का एकमात्र कारण होता है? डॉक्टर शालीमार। खाने पीने के अलावा और भी कारण हैं, जैसे कि खून का जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं उससे भी हो सकता है। हम जब बार्बर के पास जाते हैं, अगर हम वहाँ पे कुछ रेज़र यूज़ करें जो कि किसी और पे यूज़ किया है, उनको इन्फेक्शन हुआ है। या एक होता है कि हम इंजेक्शंस का यूज़ करें जो कि किसी और से नीडल शेयरिंग, तो ये भी और कारण हैं। और माँ से बच्चे में इन्फेक्शन का जाना जो कि हमने अभी बात किया, ये और मुख्य कारण है हेपेटाइटिस वायरसेस के फैलने का। डॉक्टर मिश्रा, क्या प्री टर्म बेबीज में या जन्म से पहले जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें जॉन्डिस होने का खतरा अधिक होता है? सामान्य बच्चों से प्री टर्म बच्चों में जॉन्डिस होने का खतरा ज़्यादा होता है। क्या ऐसे व्यक्ति को जिसे पीलिया है उसे आइसोलेट करने की आवश्यकता है? डॉक्टर ठाकुर। बिल्कुल नहीं, वो अपने घर में फैमिली मेंबर्स के साथ बिल्कुल रह सकता है सेंसिबली, उनको कारण समझाया जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर शालीमार, क्या जॉन्डिस होना एक मेडिकल इमरजेंसी भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, और आपको कुछ स्पेसिफिक साइंस का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि भूख कम लग रही है, पेशाब कम आ रहा है, याददाश्त में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बेहोशी आ गई, उसी समय आपको हॉस्पिटल में मरीज को लेके जाना है। जी डॉक्टर मिश्रा, अगर बहुत नवजात शिशु में पीलिया की समस्या होती है तो कोई चिंता की विषय नहीं है, उसको ऐसे ही छोड़ा जा सकता है? ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चों में फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होती है तो उसमें इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ा रहता है, वो ज़्यादातर ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ा है तो हमेशा इसकी आगे जांच करनी चाहिए कि कुछ और गंभीर कारण हो सकते हैं उसके। डॉक्टर ठाकुर, बिलिरुबिन का कितना स्तर खतरे का संकेत माना जाए? देखिए, नॉर्मली 15 मिलीग्राम बिलिरुबिन के ऊपर डॉक्टर और फिजिशियन को बिल्कुल फुल्ली अलर्ट रहना चाहिए। डॉक्टर शालीमार, बहुत से लोग ये मानते हैं कि यदि अल्कोहल या शराब का सेवन खाने के साथ किया जाए या भरे पेट से किया जाए तो पीलिया की समस्या नहीं होगी, जिगर प्रभावित नहीं होगा। आप अल्कोहल का सेवन चाहे खाली पेट लें या खाने के साथ, लिवर में तो आपके नुकसान होना है। मेरा एक ही सजेशन है, अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर मिश्रा, क्या बच्चों को, नवजात शिशुओं से लेकर इन्फेंट्स की बात करें, बहुत अधिक पानी पिलाया जाए तो पीलिया का प्रभाव कम हो जाता है यानी फ्लश आउट हो जाता है? हम नवजात शिशु को कभी पानी पीने की सलाह नहीं देते हैं। मदर मिल्क सबसे अच्छा चीज़ है, उसी को पिलाना है। जी, क्या पीले कपड़े पहनने से पीलिया का प्रभाव बढ़ता है? डॉक्टर ठाकुर। बिल्कुल नहीं। क्या ऐसा व्यक्ति जो पीलिया से प्रभावित है उसे उबला हुआ खाना, ब्लैंड फूड यानी सिर्फ नमक डला हुआ खाना ही खाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, आपके घर पे जो खाना बन रहा है वो ही खाना चाहिए। यदि बच्चे को पीलिया है तो ऐसे में यदि वैक्सीनेशन शेड्यूल का टाइम हो गया है डॉक्टर मिश्रा, करवाया जाए या उसके ठीक होने का इंतजार करें?
वैक्सीनेशन शेड्यूल जो अपने समय से है उसे ही कराना चाहिए और साथ में पीलिया की जांच भी करनी चाहिए। जिसका बिलीरुबिन का स्तर बहुत अधिक नहीं बढ़ा उसे घरेलू नुस्खे भी ठीक कर सकते हैं डॉक्टर ठाकुर? घरेलू नुस्खे सिर्फ डाइट के या खुराक के फॉर्म में इस्तेमाल करने चाहिए, वो डेफिनेटली दवाइयों से अवॉइड कर सकते हैं और कंडीशन को प्रोग्रेस करने से रोक सकते हैं। अगर लिवर को स्ट्रांग करने के लिए दवाइयों का सेवन किया जाए तो जॉन्डिस जल्दी ठीक हो जाता है डॉक्टर शालीमार? बिल्कुल भी नहीं। आपको दवाइयाँ अगर आपके डॉक्टर बताएं तो ही लेनी है, नहीं तो दवाइयाँ जितनी हो सके पीलिया के समय में अवॉइड करनी चाहिए। डॉक्टर जैसे बताए वैसे फॉलो करना चाहिए। बच्चों को आहार जारी रखें या बंद कर दिया जाए पीलिया के दौरान, या कम कर दिया जाए, उससे लाभ होगा डॉक्टर मिश्रा? आहार जारी रखना जी। कितनी अधिक रेस्ट की जाए? हालांकि आप इसका जवाब पहले भी दे चुके हैं डॉक्टर ठाकुर। और क्या फिजिकल एक्टिविटी करने से, स्वेटिंग करने से, एक सवाल था शिखा जी का कि क्या अगर ज्यादा स्वेटिंग होगी व्यक्ति को तो क्या पीलिया का प्रभाव कम होगा? जैसे हाँ, कोई भी बॉडी पे स्ट्रेस चाहे फिजिकल हो या इन द फॉर्म ऑफ डाइट हो, जॉन्डिस को एडवर्स इफेक्ट कर सकता है। कितना महत्व है वैक्सीनेशन करवाने का, और क्या अगर वैक्सीनेशन ठीक से की जाती है तो उससे बचाव हो सकता है या संभावना कम हो सकती है पीलिया की डॉक्टर शालीमार? बिल्कुल। वैक्सीन्स आजकल जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसी के 12 घंटे के अंदर हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन दिया जाता है। सबको हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगना चाहिए। इसके अलावा और भी वैक्सीनेशंस अवेलेबल हैं, जैसे आपको बताया जाए उस हिसाब से वैक्सीनेशन लेने से डेफिनेटली पीलिया से हमें इम्प्रूवमेंट और पीलिया का होने का चांसेस कम हो जाता है। डॉक्टर मिश्रा, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे उन तमाम व्यूअर्स के लिए जो पीलिया को इतना आम मानते हैं कि उस पर ध्यान देने की आवश्यकता भी महसूस नहीं होती है? जब तक जटिलताएं नहीं बढ़ती हैं विशेषज्ञ के पास बच्चे को नहीं ले जाते। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पीलिया एक लक्षण है कि लीवर पे लोड ज़्यादा हो रहा है या आपकी आरबीसी टूट रही है, तो हमेशा डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। कुछ बच्चों के कारण ऐसे होते हैं जिसमें फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हो तो आपको आश्वासन मिलेगा और घर भेज दिया जाएगा, लेकिन कुछ कारण है जिसमें कि हो सकता है किसी लीवर की गंभीर बीमारी का ये लक्षण हो, तो आप डॉक्टर की सलाह लें और जैसा सलाह में बताया जाए उसको आपको अनुसरण करना चाहिए। जी डॉक्टर शालीमार, क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरह से अपने जिगर के स्वास्थ्य को ठीक रखना है और कैसे पीलिया से बचाव हो सकता है? आपको अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है, एक्सरसाइज करना है, अल्कोहल का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, दवाइयाँ जितनी मिनिमम हो सकें लीजिए, डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए, खुद के डॉक्टर थोड़ा सा कम बनिए, और वैक्सीनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं सबको एडवाइस करूँगा। अगर आपको हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन नहीं लगा है तो ज़रूर लगवाइए। इस वैक्सीन के लगवाने से आपको आगे लाइफ में चल के ये वायरस का इन्फेक्शन नहीं होगा। डॉक्टर ठाकुर, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे जिगर के बेहतरी के लिए और जॉन्डिस की जटिलताओं से बचने के लिए क्या आवश्यक है? मेरे 2 टेक होम मैसेज हैं मेरे पेशेंट्स को या आपके व्यूअर्स को, और वो बहुत ज़रूरी हैं, किताबों में नहीं लिखे हैं। सबसे पहला ये कि जब भी मैं चाहता हूँ कि हमारे कोलीग्स कोई भी जॉन्डिस केस ट्रीट करते हैं, प्लीज़ इंश्योर करिए कि उस पेशेंट के साथ उसका केयर गिवर ज़रूर साथ आए। मतलब अगर बच्चे को है तो माँ आए, हस्बैंड को है या तो स्पाउस आए, दादी को है तो उनकी जो केयर गिवर है वो ज़रूर आए। बिकॉज हम जो भी भाषण देंगे डाइट का पेशेंट को, उसकी वैल्यू 0 होगी जब तक आपने काउंसलिंग उनकी नहीं करी जो इनकी डाइट देखभाल कर रही हैं। मैं रोज़ होता है यंग जेंटलमैन आता है, मैं कहता हूँ नॉर्मल डाइट लीजिए, ये लीजिए, वो लीजिए, वो जाके घर कहता है, मैंने कहा क्या हुआ? कहता है नहीं सर मैंने अपनी मदर को बताया, उन्होंने कहा फिक्र मत करो, ये सब चीज़ें नहीं खाओगे तो वो जो मैं दूंगी। तो उबले चावल और उबले ये जीरे वाले आलू ही चलते रहे। फर्स्ट। सेकंड मैसेज ये है कि प्लीज़ अपनी वो को ये जो भी है आपके डिस्कशन विद योर कोलीग्स कम करिए, बिकॉज आपको जो एडवाइस मिलेगी दैट विल बी वेरी हार्मफुल एंड नॉट प्रोफेशनल। राइट। तो आवश्यक है कि जानकारी रखिए, सतर्कता रखिए और सावधानी बरतिए, तभी आप अपनी सेहत को बेहतर बनाकर रख सकते हैं। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर वीके मिश्रा, कर्नल ठाकुर और डॉक्टर शालीमार, आप सभी का विशेषज्ञों ने विस्तार से बताया है कि कैसे जॉन्डिस की अवस्था को सही इलाज से ठीक किया जा सकता है
और उससे होने वाली जटिलताओं से बचाव किया जा सकता है। आवश्यकता है कि अपने डॉक्टर स्वयं ना बने, इधर उधर के नुस्खे अपनाकर अपना समय नष्ट ना करें, क्योंकि समय की अहमियत जीवन और स्वास्थ्य दोनों के लिए ही है। कहा जाता है कि ज्ञान से शब्द समझ आते हैं और अनुभव से अर्थ। तो जो विशेषज्ञ हैं उनके पास अनुभव भी है और ज्ञान भी, इसलिए कोई स्वास्थ्य समस्या हो तो विशेषज्ञ से परामर्श लें और स्वास्थ्य समस्या न हो इसके लिए अपनी जीवन शैली को स्वस्थ बनाइए, नियंत्रित रखिए। टोटल हेल्थ के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधित जानकारी का सिलसिला ऐसे ही जारी रखेंगे। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।